Good evening students. Welcomes you on your official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल YouTube चैनल Let's Learn Commerce पे, जहां आज आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आया हूं मैं। इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा थर्ड चैप्टर था हमारा, और उसका यह दूसरा क्लास होगा आप लोगों का, जहां हम जानेंगे बारी बारी से वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की, रॉ मटेरियल की, रॉ डेटा की, पॉपुलेशन की, और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे सीरीज इन डिस्क्रीट सीरीज क्या होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज क्या होते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। इसके साथ ही आप इस लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th के कॉमर्स की पढ़ाई कर सकें। तो आइए शुरू करता हूँ अपना आज का ये क्लास। और हमारा क्लास जो है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, क्या है वेरिएबल? ए कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड अ वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल वो हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसी खास ड्यूरेशन के दरमियान, किसी खास समय की अवधि के दौरान चेंज होते रहता है। ठीक है, उसे को हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम उसे चर कहते हैं। क्लियर है? अब द वेरिएबल कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टू ग्रुप्स। वेरिएबल को दो अलग अलग भागों में हम बांट के स्टडी कर सकते हैं, जिसका पहला भाग है डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको हिंदी में हम असतत चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। डिस्क्रीट का मतलब होता है असतत। ठीक, तो दिस वेरिएबल रिफर्स टू दोज वेरिएबल्स which are exact or finite and are not expressed in fraction। मतलब इसमें हम वैसे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में, उसके बाद आपको पॉइंट में, इन चीज़ों में जो है हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम यहाँ पे केवल एग्जैक्ट वैल्यू को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही वैल्यू को हम यहाँ पे लेते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में। जैसे अगर हम बात करें किसी स्कूल में हमको इन्वेस्टिगेट करना हो किसी खास सब्जेक्ट पे, वहाँ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लें। इसके अलावा अगर हम किसी फैमिली का स्टडी कर रहे हैं, फैमिली के बारे में कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लें। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो कहे जाएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। क्लियर है? डिस्क्रीट वेरिएबल का एक एग्जांपल मैंने नीचे आपको समझा दिया है। देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक बने हैं, एक तरफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दूसरी ओर नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं, वो टोटल फैमिलीज 5 है। जिसमें एक बच्चे हैं उस परिवार की संख्या 30 है, 2 बच्चों वाले परिवार की संख्या 40 है और 3 बच्चों वाले परिवार की संख्या 15 है। तो आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज में एग्जैक्ट डेटा है, यहाँ भी एग्जैक्ट डेटा है 0 1 2 3, यहाँ भी एग्जैक्ट डेटा है 5 30 40 15। क्लियर है? तो इसमें कहीं भी कोई फ्रैक्शन, कहीं भी कोई पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें इसके दूसरे टाइप की, जिसे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ ही होता है लगातार। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम कंटिन्यूअसली रैंडम बेसिस पे डेटा को लेते हैं, फ्रैक्शन को लेते हैं। ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। क्या लिखा है आइए देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग एवरी फ्रैक्शनल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि जो संभावना की रेंज है, जो संभावना का विस्तार है, उसके बीच में हम इसे चाहे तो फ्रैक्शन में ले, इसे हम चाहे तो पॉइंट में ले। अब जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ द बॉयज इन स्कूल, अगर आप किसी स्कूल का स्टडी कर रहे हैं और वहाँ बच्चों की हाइट के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो वो अलग अलग हो सकता है। जैसे 5 फीट 3 इंच हो सकता है, इसके अलावा 3 फीट 9 इंच हो सकता है, 4 फीट 8 इंच हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ फीट, दूसरी ओर इंच। तो इसको जब भी हम कन्वर्ट करेंगे या जब हम टेबुलर फॉर्म में इसे ऑर्गेनाइज करके दिखाएंगे, तो या तो ये फ्रैक्शन में जाएगा, नहीं तो पॉइंट में जाएगा। क्लियर है? तो इसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल हमने नीचे आपको बताया है, जिसमें वेट इन केजी एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी ओर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। 50 से 52 केजी जिन बच्चों का वेट है उनकी संख्या 35 है। 52 से 54 केजी जिन बच्चों का वेट है उनकी संख्या 40 है। 54 से 56 वाले जो है उनकी संख्या 45 है। और एट लास्ट 56 टू 60 केजी वेट वाले बच्चों की संख्या 30 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है जिनका स्टडी किया जा रहा है वो 150। क्लियर है? तो हमने देखा कि क्या होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। आइए अब बात कर लें एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स को हिंदी में हम गुण बोलते हैं या विशेषताएं बोलते हैं। लिखा है इट कैन बी सेड दैट variables implies the quantitative characters of an item while attribute signifies the qualitative character of an item।
अभी अभी हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, तो वेरिएबल जो है वो क्या है, तो ये एक क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स को दिखाता है किसी चीज का। दूसरी ओर जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, ठीक है, किसी भी चर के क्वालिटेटिव एट्रैक्टिव क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी ऑफ पीपल, इंटेलिजेंस ऑफ पीपल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है इनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। क्लियर है? स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है पॉपुलेशन। What is population? Population refers to the data on any stage variables or a set of variables for all units of a region. We can know the population of region by counting the number of individual living in that region. ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का हिंदी अर्थ आबादी हम लोग जनरली जानते हैं, तो यहाँ भी उसका यही अर्थ है। यहाँ पे उस पॉपुलेशन की बात होगी जिसका हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देखा कि हमने वेट की स्टडी करनी थी किसी स्कूल में, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल जो है वो कितने हुए हैं, 150 में। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने इनको काउंट किया तो वही लिखा है यहाँ पे कि आप पॉपुलेशन को किसी भी स्टेज पे किसी भी यूनिट को काउंट करके पता कर सकते हैं कि आप जो स्टडी कर रहे हैं जिस फील्ड की उसमें पॉपुलेशन कितनी है। वेरी क्लियर टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा का अर्थ होता है कच्चे आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े, मूलभूत आंकड़े, जो आप समझिए मतलब वैसे ओरिजिनल आंकड़े जिससे इन्वेस्टिगेटर जो है तुरंत कलेक्ट किया गया है, उसको कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी नहीं हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, उसे व्यवस्थित नहीं किया गया है, वैसे आंकड़ों को हम बोलते हैं रॉ डेटा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। रॉ डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, दे आर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये अपने मूल रूप में होते हैं, इनमें कोई छेड़छाड़, कहीं भी कोई अरेंजमेंट इसमें नहीं की गई होती है। दे आर हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, और ये पूरी तरह से अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो रॉ डेटा होते हैं वो पूरी तरह से अव्यवस्थित होते हैं। द इन्वेस्टिगेटर हैज टू ऑर्गेनाइज देम इन ए क्लासिफाइड फॉर्म। तो जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उन्हें चाहिए कि वो इन डेटा को एक क्लासिफाइड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें, व्यवस्थित करें। फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ 50 मार्क्स आर फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको इसका भी दिया है, 15 बच्चों के द्वारा स्टैटिस्टिक्स के पेपर में 50 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाए गए हैं, उसका ये टेबुलर फॉर्म में, कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे पहले 14, फिर 25, फिर 16, फिर 32, 44, 22, 42, 48, 46, 34, 30, 40, 50, 49 और 41। तो ये 15 बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं जिनका किसी भी तरीके से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है डेटा, तो इसी को हम रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे की क्लास में हम जानेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में कि सांख्यिकी श्रेणियां कैसी होती हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज है क्या? स्टैटिस्टिकल सीरीज रेफर टू दोज डेटा व्हिच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस। किसी भी डेटा को अभी हमने देखा था रॉ डेटा कैसे होते हैं, और जब तक उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता तब तक कैसे उन पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज किन किन तरीकों से किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। मतलब कि किसी भी डेटा के किसी खास सीक्वेंस में, किसी खास ऑर्डर में हम अगर उसे रिप्रेजेंट कर दें, उसे प्रेजेंट कर दें, तो उसी को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, स्टैटिस्टिकल सीरीज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग हेड्स। और इनको 3 अलग अलग हेड्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि 3 अलग अलग तरीकों के चरों को, 3 अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को किस तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नाम है इसका। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, जिसको वर्ग अंतराल श्रेणी के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहला जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज उसको देखें। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? तो ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज अ सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड इंडिविजुअली। मतलब नाम से बहुत हद तक क्लियर है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक इकाई। तो जब बारी बारी से सारे आइटम को इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया जाए, इंडिविजुअली दिखाया जाए, प्रेजेंट किया जाए, उसी को इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया है, 5 लोगों का, ठीक है, 5 लोगों का डेली वेजेस यहाँ पे दिया गया है और उन सबको ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक साथ हमने किया है। देख लीजिए
पहला जो है सीरियल नंबर उसको 25 रुपये मिलते हैं, दूसरा जो है उसको 30, तीसरे वाले को 33, फोर्थ को 35 और फिफ्थ को 40। तो इस तरह से 5 अलग अलग मजदूरों का डेली वेजेस कितना है यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? एरे क्या होता है? तो किसी भी इंडिविजुअल सीरीज को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब रिप्रेजेंट करते हैं उसी को एरे के नाम से जाना जाता है। आई रिपीट इट, किसी भी इंडिविजुअल सीरीज को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एरे। वही यहाँ पे लिखा है, द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज एरे। यहाँ पे मैंने टेबुलेशन फॉर्म में आपको दिखा दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके। सेम डेटा को यहाँ देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा है 25, 30, 35 और एट लास्ट द हाईएस्ट, ठीक है 40। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, एट फर्स्ट वी हैव टू पुट डाउन द हाईएस्ट नंबर, जो यहाँ पे क्या है हमारा 40। उसके अलावा बढ़ते चले जाते हैं 35, 33, 30 और एट लास्ट वी विल पुट द लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर हमारा क्या है 25। वेरी क्लियर टू यू? तो ये था हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम एरे को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे हेड की, जो है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? तो व्हेन आइटम्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप शोइंग डेफिनिट ब्रेक, मतलब जब आइटम को अरेंज किया जाता है उनके बीच में एक डेफिनिट ब्रेक देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। आइए देखते हैं और क्या लिखा है। एंड व्हेन दे आर एग्जैक्टली मेजरेबल, और जब वो एग्जैक्टली मेजरेबल हो, मतलब उनको मेजर किया जा सकता है, उनको मापा जा सकते हैं, दे फॉर्म अ डिस्क्रीट सीरीज। देयर इज नो क्लास इन सच सीरीज, और इसमें किसी भी तरह का कोई वर्ग नहीं होता, कोई क्लास नहीं होता, या किसी खास रेंज में हम इसको नहीं पुट करते हैं। आइए एग्जांपल से आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ 50, 50 मार्क्स में बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखा है। जैसे 20 मार्क्स मिले हैं 30 बच्चों को, 25 मार्क्स मिले हैं 20 बच्चों को, 30 मार्क्स आए हैं 15 बच्चों के, 35 मार्क्स मिले हैं 17 बच्चों को, और 40 मार्क्स मिले हैं 13 बच्चों को। इस तरह से टोटल 95 स्टूडेंट्स का हमने स्टडी किया। तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। अभी अभी आपने हमको पॉपुलेशन का बताया क्या होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सो देखिए। इन दोनों में अंतर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमने बारी बारी से पाँचों को लिखा था, 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों मजदूर को अलग अलग हमने दिखाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20 जो मार्क्स वाले बच्चे हैं वो टोटल कितने हैं, 30 हैं। तो उन 30 को बारी बारी से तो हम नहीं लिख रहे हैं, हमने सीधे कलेक्टिवली लिख दिया क्या कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 20 है, ठीक है। इसी तरह से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 25 है, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 30 है, 17 स्टूडेंट्स का मार्क्स 35 है और 13 स्टूडेंट्स का मार्क्स 40 है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। क्लियर? तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। अब अगर बात आती है कि अगर आपको क्वेश्चन डिमांड करे कि फॉर्मेशन कैसे होगी इसकी, किस तरह से आप इसे फॉर्मेशन करोगे, डिस्क्रीट सीरीज अगर बनाने को आपको दे दिया जाए तो कैसे आप डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे। तो आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज बनाया कैसे जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स किसी क्लास के दिए गए हैं, अलग अलग बच्चों के 2, 3, 5, 4, 8, 6, 4, 9, 5, 4, 6, 5, 3, 2, 3, 2, इस तरह से और भी कई मार्क्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग बच्चों के दिए गए हैं। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेना है मोटे तौर पे कि हाईएस्ट कितने नंबर हैं, और लगभग सारे नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, मतलब कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 और 9 तक हाईएस्ट गया है। 2 से 9 तक हमारे मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए मार्क्स ऑफ 10, और उसमें हमने दिखा दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इसको हम टेली बार में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो टेली बार में दिखाने के लिए इसको क्या करना होगा कि जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, ठीक, तो टेली बार में इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखिए। तो टेली बार में आपको करना है 1, 2, 3, 4 लाइनें खींचनी और एक क्रॉस लाइन खींच देना है, ये 5 हो गए, ठीक। 6 बनाना है, 5 में एक और ऐड करेंगे हम, 6 हो जाएगा। तो एक और लाइन हमने खींच दिया, 6 बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको लिखना कैसे कैसे है सो सीख लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड 2 है अगर, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 2 है तो 2 मार्क्स वाले कितने बचे हैं, तो एक यहाँ है, बढ़ेंगे आगे, फिर देखते हैं एक यहाँ, दूसरा यहाँ है, 3, 4, फिर आगे देखते हैं 5, एक और कहीं मिसिंग, हाँ सॉरी 6, टोटल 6 बचे हैं। तो फ्रीक्वेंसी में हमने 6 लिख दिया। इसमें हमने कैसे लिखा, फिर से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा गंदा हो गया था ये। ऐसे आपको 4 लाइन ड्रॉ करने हैं, 3, 4 जो क्लियरली विजिबल हो, और उसके बाद एक क्रॉस कर देना है ऐसे,
5 बन गया ये, ठीक है। इसमें यही बेसिस है इसके बनाने का। 4 लाइन आपको सीधे रखने हैं, 1 लाइन क्रॉस कर दीजिएगा, 5 बन जाएगा। 5 से ज़्यादा इसमें बनता है लेकिन किसी के मदद से, अकेला नहीं बनता। जैसे 6 लिखना है, 5 में हम कितना और ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा 1, तो 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। आगे और हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 4 बनाना है आपको, तो 4 के लिए सिंपली आपको क्या करना है, 1 2 3 4 हो गया। 5 के लिए फिर से क्या करना है, 1 2 3 4 और 1 क्रॉस 5। 4 के लिए फिर से 1 2 3 4, 2 के लिए सॉरी 5 के लिए फिर से 1 2 3 4 5, 2 के लिए 2 लाइनें, फिर 2 के लिए 2 लाइनें। क्लियर है। तो इस तरह से टैली बार आप बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी में कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है, फिर से मार्क्स ऑब्टेन्ड में, तो 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो ये आपको गिनना पड़ेगा बारी बारी से कि 3 कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए एक बार 3 यहाँ पे आया, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, दूसरी बार यहाँ पे आया, तीसरी बार यहाँ पे आया, और फिर चौथी बार यहाँ पे आया। 4 बार आया टोटल, तो 4 हमने भर दिया। इसी तरह से 4 को काउंट करोगे तो 5 बार आएगा, 5 को काउंट करोगे 4 बार आएगा, 6 को काउंट करोगे 5 बार आएगा, 7 को 2 बार, 8 को 2 बार, 9 को 2 बार। तो इस तरह से टोटल हमने देखा कि यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स थे जिनके अलग अलग मार्क्स हैं और उनको टैली बार पे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ये तरीका है फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपने कंटिन्यूअस सीरीज को और कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पूरी क्लास को ठीक ढंग से देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।